Okay, so today's topic is AWS. ठीक है, AWS का फुल फॉर्म होता है Amazon वेब सर्विस। ठीक है, ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म बोले तो क्या मतलब हुआ इसका? अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, अभी तक जितनी भी हमारी जो भी हमने देखा है इस कोर्स में, वी हैव क्रिएटेड आवर मशीन इन आवर लोकल कंप्यूटर। ठीक है ना, अपने लोकल कंप्यूटर पे हम लोग क्या कर रहे थे, मशीन को क्रिएट कर रहे थे और उसके अंदर हम लोग सर्वर्स को डिप्लॉय कर रहे थे और वेबसाइट को होस्ट कर रहे थे, राइट। सो वो सभी चीजें हम लोग कहाँ पे कर रहे थे? अपने जो हमारे पास जो मेरा अपना लैपटॉप है, ठीक है ना, ये मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर हम लोग क्या डाले थे? हम लोगों ने डाला था हाइपरवाइजर, जो कि यहाँ पे हमारे पास था ओरेकल का वीएम मशीन। ठीक है, उसके टॉप पे हमने डाला था अपना ओएस, जो कि हमारा लिनक्स था। ठीक है, उसके टॉप पे हमने डाला था हमारा अपना वेब सर्वर। ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम था हमारे पास अपाचे का HTTPD, और बाद में फिर हमने देखा टॉमकेट को कैसे डिप्लॉय करना है। ठीक है, दो चीजें हमने देखी। तो ये सारी जो चीजें थी हमारे लोकल मशीन हमारे लैपटॉप पे थी। ठीक है, इस लैपटॉप के पास अपना कंप्यूट था। जब हम कंप्यूट बोलते हैं दैट मीन्स इसके पास अपना सीपीयू था, इसके पास अपना रैम था, इसके पास अपना हार्ड डिस्क था। ठीक है, इन सीपी इस कंप्यू इन सारे को कलेक्टिवली हम लोग कंप्यूट बोलते हैं। तो इन सारे कंप्यूट को यूज करके हम लोग उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे थे। उसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया दैट वी हैव कॉल्ड लिनक्स हियर। उसके ऊपर उस ओएस के ऊपर उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने अपने वेब सर्वर्स को डिप्लॉय किया, इंस्टॉल किया। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वट एवर वी हैव अचीव इन आवर लोकल मशीन, राइट। और अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, रियल वर्ल्ड में मैंने पहले भी बताया है कि जो कंपनीज जो होती है आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, इनके पास अपना ओन डाटा सेंटर होता है। What does it mean by data center? Data center is kind of a compute, ठीक है ना, इट काइंड ऑफ अ कंप्यूट, जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि इट माइट बी अ सर्वर। सर्वर मीन्स अ वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डीबी सर्वर, कैशे सर्वर। ठीक है ना, और बहुत कुछ मल्टी मीन्स इट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी बिल्ड थ्रू दिस कंप्यूट, राइट। तो जो सबसे फंडामेंटल चीज है किसी भी चीज का बनाने का, मतलब कि उसको वेब सर्वर की तरह बनाना है, उसे मतलब कि यूज करना है, या उसे ऐप सर्वर की तरह यूज करना है, या उसे डाटाबेस सर्वर की तरह यूज करना है, या माइट बी डाटा स्टोरेज के लिए यूज करना है। तो जो भी चीजें हम लोग अचीव करते हैं, जो उसका फंडामेंटल जो बेसिक जो चीज है जहां से चीजें शुरू होती है, वो उसका अपना हार्डवेयर होता है, उसका अपना कंप्यूट होता है। ठीक है ना, जो कि बिल्डअप होता है कुछ सीपीयू रैम और हार्ड हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, तो बेसिक नेचर है किसी भी चीज का, कुछ भी बनाने का। तो सबसे पहले जो चीजें थी कि जो आईटी इंडस्ट्रीज थी उनके पास अपना कंप्यूट बोल सकते हो, उनके पास अपना कंप्यूट होता था। बाय यूजिंग दोज कंप्यूट दे विल बिल्ड अ सर्वर्स, और उन सर्वर्स में के ऊपर सर्विसेज को होस्ट करते थे। सर्विसेज होस्ट होता था। सर्विसेज होस्ट बोलने होने का मतलब क्या हुआ? इट बिहेव लाइक अ वेब सर्वर और ऐप सर्वर और अ डाटाबेस सर्वर। जो भी सर्विसेज नीडेड होंगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, या लोड बैलेंसर, जो भी नाम समझ में नहीं आ रहा होगा, जस्ट टेक इट इजी।
अभी उसको जस्ट एज इट इज लो। मैं ये सारे सर्विसेज हैं जो कि आईटी इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होती हैं, ठीक है ना। तो जो भी उनके पास अपना बेसिक कंप्यूट होता था जो कि खुद वो ओन करते थे आईटी इंडस्ट्री, ठीक है ना, आईटी जो कंपनी है वो खुद का अपना कंप्यूट ओन करता था, उस कंप्यूट को यूज करके वो सर्वर्स बिल्ड करता था। उस सर्वर्स को बिल्ड करने के बाद उन सर्वर्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस या तुम बोल सकते हो डिफरेंट सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते थे, एंड दे यूज ऑफ दैट, राइट, दे यूज ऑफ इट। ये होता था बेसिकली, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था, व्हाट आर द चैलेंजेस, इनमें चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस सबसे पहला ये था कि इन कंप्यूट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता था। अगर आपको, आपके पास कोई एक बंदा, मान लो कि आपके पास कोई बंदा ए आया, ठीक है, आपके पास कोई बंदा ए आया और वो बोला कि मुझे एक ऐप बिल्ड करना है, ऐप बिल्ड करना है, ठीक है। इस ऐप बिल्ड करने के बाद इस ऐप को मुझे डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय सबको पता है, राइट, डिप्लॉय क्या होता है? डिप्लॉय कहने का मतलब कि इस एप्लीकेशन को सर्वर्स में सेव करना है या उनको रन टाइम में उसको लाना है, लाइव लाना है, जिससे उसका इंड यूजर क्या कर सके, इसको यूज कर सके, ठीक है। जस्ट अ केस वन। तो अगर इस चीज को करना है, इस चीज को अचीव करना है, तो उस आईटी कंपनी के पास, उस कंपनी के पास अपना कंप्यूट होगा, अपना कंप्यूट होगा, इट ओन कंप्यूट, वेयर इट हैव द सर्वर्स। और वो सर्वर भी कैसा, एक तो होगा इसके पास कि अपना एक वेब सर्वर होगा जो कि तुम्हारा HTTPD होगा, माइट बी अ रिक्वायरमेंट। उसके पास एक और सर्वर होगा जो कि ऐप सर्वर होगा, जो कि तुम्हारा जिसमें टॉमकेट या वेब लॉजिक कोई भी कुछ भी चल रहा होगा। उसके पास एक अपना डीबी सर्वर होगा जिसमें उसका ओरेकल का मान लो डाटाबेस चल रहा होगा, माई एसक्यूएल चल रहा होगा, माइट बी, आई एम जस्ट, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो जो एप्लीकेशन है वो उस एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए HTTPD सर्वर का भी यूज है, उसके लिए टॉमकेट का भी यूज है, और उसको एक डाटाबेस भी चाहिए। तो उसको बेसिकली 3 सर्वर्स चाहिए होंगे। और इस चीज को बिल्ड करने के लिए, इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को कहने का मतलब लोड बैलेंस करने के लिए, यूजर्स के लिए कि हाईली ट्रैफिक को लोड मैनेज करने के लिए इसके पास एक लोड बैलेंसर का भी सर्वर होगा। तो उस आईटी इंडस्ट्री को इस सिंगल एप्लीकेशन को, मान लो कि एप्लीकेशन का नाम XYZ है, इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद इसको इंड यूजर के सामने लाइव करने के लिए दे नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, दे नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन्हें खुद से बिल्ड करना होगा, खुद से बनाना होगा, तो दे विल हैव अ हाई कॉस्ट, राइट, बहुत ज्यादा कॉस्ट है जिसके लिए इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, राइट। सबसे पहला तो कॉस्ट। दूसरा बात है कि इन सारे सर्वर्स को जब एक बार ये खरीद के कॉन्फ़िगर कर भी लेंगे, सपोज करो ओन भी करेंगे, तो इट विल टेक मेंटेनेंस ऑल्सो। मेंटेनेंस भी रेगुलर बेसिस पे, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे दे नीड टू डू सम मेंटेनेंस। ये तो रेगुलर मेंटेनेंस हो गया। इसके अलावा कुछ इशू चैलेंजेस भी होगा। आपका अपना एक छोटा सा लैपटॉप है तो उसमें कभी ना कुछ होता रहता है, हैंग होता रहता है, चीजें काम नहीं करती है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट। तो लॉट ऑफ मेंटेनेंस विल बी देयर, तो वो भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको सारे अपने कंप्यूट को, उनको अपने सारे सर्वर्स को, राइट, ठीक है। और इन सारे सर्वर्स को ऑपरेट करने के लिए, हाई अवेलेबल करने के लिए, इनको 24/7 इसको रन टाइम में चलाना पड़ेगा, राइट। एवरीथिंग विल बी 24/7, सो इट विल हैव सम हाई ऑपरेशनल कॉस्ट आल्सो। सो एंड और सबसे बड़ा बात, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन, जो आपके जो सर्वर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, तो जो सर्वर पे जो एप्लीकेशंस चल रहे हैं उनमें जो भी डाटाज यूज हो रहे हैं वो लीक ना कर जाएं, वो कंप्रोमाइज ना हो जाएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सारे नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर भी करना पड़ेगा, राइट। तभी तो आपको यूजर आप पे ट्रस्ट करेगा। अगर कोई बैंक का वेबसाइट किसी भी जगह पे होस्टेड है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर नहीं है, अगर उस बैंक का डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देन दैट बैंक वोंट उसको उस पे कंटिन्यू नहीं करेगा, राइट। उस कंपनी के साथ वो कंटिन्यू नहीं करेगा, राइट। दे वोंट कंटिन्यू विद दैट कंपनी वेयर देयर डाटा इज नॉट 100% सिक्योर। तो सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो इन सारे रीजनों की वजह से नाउ द वर्ल्ड्स गोइंग, मूविंग बोल सकते हैं इसको, मूव कर रहा है, चीजें मूव कर रही है टू द क्लाउड।
व्हाट डज इट मीन बाई क्लाउड? क्लाउड कहने का मेरा मतलब है कि जो तुम्हारे पास मान लो कंप्यूट है, सपोज करो तुम्हारे पास जो कंप्यूट था वो, मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि 100 GB का रैम था मान लो तुम्हारे पास, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास 100 टेराबाइट का हार्ड डिस्क था। जस्ट टेक दिस टू ओनली नाउ। अब मान लो कि इससे मुझे 10 सर्वर बनाने हैं, तो नाउ अगर ये 10 सर्वर इस पे बनेगा तो हाउ द थिंग विल डिस्ट्रीब्यूट? हर एक को 10 GB मिलेगा रैम, और हर एक को हार्ड डिस्क कितना मिलेगा? सपोज करो 10 TB, यही होगा। इस तरह से तुमने क्या किया, इस एक कंप्यूट को तुमने मल्टीपल कंप्यूट में ब्रेक किया थ्रू हाइपरवाइजर, जो कि यहाँ पे तुम्हारे पास था, हम जो यूज किए थे वो ओरेकल VM मशीन, ठीक है। अब सेम चीज को तुम अगर क्लाउड पे बात करेंगे, इट्स टॉकिंग अबाउट, ये हमारा लोकल था। क्लाउड पे क्या होगा, ये 100 GB के जगह पे समझ करो कि 10⁶ GB का इसके पास रैम अवेलेबल है, इसके पास कंप्यूटर अवेलेबल, इसके पास सर ये सपोज सारे करो, वर्चुअल रैम होंगे ना? सॉरी, वर्चुअल रैम्स होंगे ना ये सारे? वर्चुअल रैम्स, आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट डज इट मीन बाय वर्चुअल रैम? तो 10⁶ GB मतलब ये हार्ड ड्राइव होगी एक जगह स्टोर होने के लिए? मैं बता रहा हूँ विषय, जस्ट अ मोमेंट, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। पहले तो ये पहले विजुअलाइज करो कि इसके पास 10⁶ GB का रैम होगा। सपोज करो कि इनके पास 10 of 10 इनका टेराबाइट का इनके पास हार्ड डिस्क होगा। सपोज करो, आई एम जस्ट टॉकिंग, दिस इज नॉट द रियल नंबर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बिग नंबर कि तुम उसी से रियलाइज कर सकोगे कि 100 GB के से कंपेयर में इट इज टू हाई, राइट। और ये जो इसके पास जो इनके पास जो कंप्यूट होगा, नाउ दे विल सेल टू डिफरेंट कंपनी, कंपनी 1, यूजर 2, यूजर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यूजर 3। इन सारे यूजर्स या कस्टमर्स को क्या कर रही है, वो कंप्यूट सेल कर रही है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एज पर देयर रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, सपोज कीजिए कि आपको अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक कस्टमर आया, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका एक कंपनी है, कंपनी ए है आप, ठीक है ना। आपके पास एक कस्टमर आया, मान लीजिए कस्टमर आया आपके पास, एक बंदा आया जो कि बोला कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, मुझे एक एप्लीकेशन होस्ट करानी है, सिंपल सी बात है। एक एप्लीकेशन होस्ट करानी है, जो एप्लीकेशन का नाम मान लीजिए कि डेमो ऐप, ठीक है, बनानी है और होस्ट करनी है। अब ये क्या करेगा, कंपनी ये क्या करेगा, अपने डेवलपर को बोलेगा कि भाई इसको बिल्ड कर दो, ये जो रिक्वायरमेंट है इसको बिल्ड कर दो। और इस एप्लीकेशन को लाइव कराने के लिए अब इस कंपनी के पास अपना कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, वो क्लाउड पे जाएगा। सपोज कि जिसको क्लाउड पे जाना है, और जो भी उसको इंफ्रा का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी इंफ्रा रिक्वायर्ड होगा इसको लाइव करने के लिए, वो इंफ्रा वहां से क्या करेगा, लेगा, यूज करेगा। वो इंफ्रा यूज करेगा कहाँ से, क्लाउड से। और वो इंफ्रा में इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा। और ये जो ऐप है, जो डेमो ऐप है, वो इंड यूजर को दिखेगा, ठीक है ना। इंड यूजर क्या दिखेगा, ये इंड यूजर को सर्वड हो जाएगा। जितने देर तक ये इंफ्रा यूज होगा और जितने अमाउंट में यूज होगा, कंपनी को बस उतना ही पे करना है। गेटिंग माय पॉइंट? जितना आपका जो ये इंफ्रा है, जो भी यूज होने वाला है, सपोज कीजिए कि आपने डिमांड किया कि मुझे 2 GB का रैम चाहिए, ठीक है, और मुझे सिर्फ 1 TB का मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, और मुझे बस वो 2 कोर का CPU चाहिए, मुझे बस यही 3 चीज चाहिए। इतना ही का जरूरत है, बस मेरे पास एक ही कस्टमर है, आप मुझे ये दे दो। क्लाउड ने आपको ये दे दिया, आपने इसका यूज किया, एंड यू जस्ट पेड फॉर दिस। आपने क्लाउड को क्या पे किया, आपने बस इस रिसोर्स के लिए पे किया, एंड इस रिसोर्स के लिए आपने पे तो किया, एंड आपके पास कोई भी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेंटेनेंस देखना नहीं है उसका, आपको उसका ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं देना है, हाउ दे आर मेंटेनिंग दोज। आपके पास कोई उसका कॉस्टिंग आपके पास नहीं है, राइट। यू जस्ट पेड एज अ रेंट, राइट, यू हैव यूज्ड समथिंग एंड यू हैव पेड फॉर दैट। और इस सारे इंफ्रा का जो मेंटेनेंस है वो क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है।
क्या कर रहा है, वो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको, यस या नो? यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साक्षी तुम्हें समझ में आ रहा है? हेलो, आई गेस ही इज नॉट लिसनिंग। ओके, सो ये आपका जो क्लाउड है, आप उसको पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उस क्लाउड प्रोवाइडर को पे कर रहे हो जितना आपने जितने रिसोर्सेज का यूज किया। आपको उसका मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशंस, उसका कॉस्टिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, राइट? आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ दे आर मेंटेनिंग। अब सपोज करो कि एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को में इन सारे इतने कंप्यूट की जरूरत है, तो तुम्हें हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट वरिंग अबाउट द हार्डवेयर की कितने सीपीयू लगेंगे, कितना हार्ड डिस्क लगने वाला है, कितने रैम की जरूरत है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अ क्लाउड। आपको जस्ट क्या करना है, उन सारे सर्विसेज को या उन सारे रिसोर्सेज को सिर्फ रेंट पे लेना है, उनको यूज करना है, और आपका यूज खत्म हो गया तो यू कैन थ्रो हिम आउट। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो अपने अकाउंट से। तो आपने जितने रिसोर्सेज अपने पास लिए हैं, आपको बस उसके लिए पे करना है। दिस इज द वन केस। अब आज के डेट में क्लाउड के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं, डिफरेंट बोले तो सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, राइट? कि आपको जस्ट यूज एंड पे के मॉडल पे जाना है, या आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है। बात समझ में आ रही है? अब वो उस चीजों पे चला गया है, ठीक है ना। अब चीजें और थोड़ी सी एडवांस और फ्लेक्सिबल हो रही है। अब आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर को बोलता है कि आप एक काम करो, आप मुझसे ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, कि आपको इतना जीबी, इतना टेराबाइट और इतना कोड चाहिए। आप ईयरली ईयरली सब्सक्रिप्शन मेरे से ले लो, और आपको जो भी यूज करना है आप अपने यूज करो मेरे 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 डाटा सेंटर्स पे। डाटा सेंटर्स बोले तो मेरे कंप्यूट पे, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोग यूज कर लोगे, तो आप उसको बस आपको ईयरली पे करना होगा, जैसे आप नेटफ्लिक्स और इसको पे करते हो, राइट? उस तरह से आप मुझे पे कर देना। एक तो ये तरीका हो गया। एक हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं, आप मुझे कोई रेंटल सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सॉरी ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। मैं जितना कंप्यूट आपका यूज करूंगा, मैं बस उतना ही का पे करूंगा। मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ कि मुझे 100 GB ही चाहिए और 1 TB और 100 TB का हार्ड डिस्क चाहिए। मैं आपका जितना भी हार्डवेयर का यूज करूंगा, जब जब यूज करूंगा, आपको मंथली मुझे आपको मेरे को बिल पे देना है, और मैं आपको बिल पे कर दूंगा। ये अदर टाइप हो गया। तो वो तो बिलिंग पार्ट हो गया, और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो चीजें हो गई। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है AWS का, मैं वो समझाने का कोशिश करता हूँ आगे। जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन बताएगा? हाउ इंटरनेट वर्क्स? मान लो कोई बंदा यूएस में है, और कोई बंदा इंडिया में है, और कोई गूगल का वेबसाइट देख रहा है जो कि यूएस में होस्टेड है, ठीक है ना, यूएस के सर्वर में होस्टेड है। इंडिया का बंदा कैसे इसको देख पाता है? हाउ ही कैन सी? बताओ जी कोई, एनीबॉडी? सर www जो है सर, वो नेटवर्क मतलब कनेक्ट करता है, वो डिफरेंट सर्वर, जैसे यूएसए का सर्वर है, डिफरेंट कंट्रीज के कैसे सर्वर कनेक्ट करेगा? को मतलब सैटेलाइट के थ्रू सर लिंक। सैटेलाइट? सर पहले ये जो हम जो सिग्नल, हम जो इनपुट डालते हैं इंटरनेट में, वो पहले इंडिया के जो लोकल मतलब जो सर्वर्स है उस पे हिट करता है। अगर उस पे नहीं मिलता है तो अब जाके मतलब वो डिफरेंट कंट्रीज के सर्वर को चेकआउट करता है। कैसे उसका चेक वो करेगा? आईपी से पता लगाता है सर। तो डाटा सर वो कैसे आई ट्रांसफर कर रहा है, डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से अमेरिका? सर थ्रू और थ्रू ओशन में आप जो कह लाइन सकते है हैं उसी के सर्वर थ्रू सर। ना। हेलो। हम्म? सर थ्रू सर्वर सर, थ्रू क्लाउड सर्वर। ये तो टर्मोलॉजी हो गया। डाटा बेसिकली फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इतना दूर दूर तक जो लोग हैं बैठे हुए हैं, सर कंट्री टू कंट्री। हाँ, हाँ अभिषेक। सर ऑप्टिक फाइबर। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ हाँ अभिषेक। फाइबर के थ्रू सर, ओशन के नीचे वायरलेस। ओके, सर ओशंस में हमने वायर्स लगाए हैं, तो इससे के थ्रू हमारे डाटा ट्रांसफर्स होते हैं। गुड गुड, ठीक है, वो एक चीज हो गया। तो बेसिकली आ, ये जो चीजें हैं कैसे काम करती हैं, लेट मी आई विल शो यू वंस। एक मिनट मुझे देना। अगर मुझे दिख गया तो मैं वो दिखा ही देता हूँ, अगर वो दिख गया मुझे तो।
ये दिख रहा है सबको मैप? हाँ सर, ये ऑप्टिक फाइबर के केबल्स हैं। ये मैप में अगर तुम लोग सब कोई देखोगे तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है ना? क्या है ये सारा कुछ वायर्स के थ्रू, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना सारा ऑप्टिकल केबल्स है और सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है ना? देखो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, व्हेन आई विल गो टू इंडिया, हमारे पास इंडिया यहाँ पे है ना, हमें आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए इंडिया से अगर तुम्हें दिखेगा, अगर ये थोड़ा सा आ जाए, इफ, हाँ, एक तो मुंबई है, दिख रहा है मुंबई। सबको? एक दिख रहा यस होगा सर। तुम्हें यस सर। कोचीन, एक दिख रहा है तुम्हें त्रिवेंद्रम, एक दिख रहा है हमें टूटीकोरिन, और एक हमें दिख रहा है चेन्नई। चेन्नई। ये इतने पॉइंट से आप कनेक्टेड हैं आउटर वर्ल्ड से। अगर सपोज कीजिए, एक मिनट, अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ बेंगलोर में, चलिए पटना बैठ जाते हैं, इफ वी हैव सीटेड हियर समवेयर, ठीक है? अगर यहाँ से कोई भी बंदा www.google.com टाइप करता है, I don't know how things will go, but it will reach to the nearest end point, ठीक है ना? From where you have hit the URL, ठीक है ना? और वहां से वो क्या करेगा, जो भी नियरेस्ट डाटा सेंटर होगा गूगल का, अब मान लो कि गूगल वेबसाइट है तो सिर्फ एक सर्वर पे एरर नहीं हो रहा होगा, ये वर्ल्ड वाइड मल्टीपल लोकेशन स्पेस के क्या होंगे, सर्वर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना? आपके मुंबई रीजन से जो भी नियरेस्ट इसका होगा सर्वर, वो क्या करेगा, वहां पे वो हिट करेगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है हम जो बोलना चाह रहे हैं? आपका जो ये जो google.com जो वेबसाइट है, इसका जो भी डाटा सेंटर, नियरेस्ट डाटा सेंटर आपके लोकेशन से होगा, वहां पे ये हिट करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये यूएसए में कैलिफोर्निया में, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल आई एम जस्ट, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है, यहाँ पे कहीं, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ क्लीन, और थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ एक पिक्चर में आ भी नहीं रहा है इतना ज्यादा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे राइट, तो आपको यहाँ से जो डाटा है फ्रॉम हियर इट ट्रेवल टू हियर, ठीक है, एंड इट विल गेट अ रिस्पॉन्स, और ये आपके पास फिर से वापस आ रहा है। और ये सारा कुछ कितने समय में हो रहा है? मिली सेकेंड्स में सर। मिली सेकेंड्स में हो रहा है, ठीक है? और ये कनेक्टेड कैसे है, ये सारी जो चीजें हैं, सारा जो आपका सर्वर्स है और जो भी कंट्रीज है, वो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है थ्रू वायर। आप अगर देखो यहाँ पे, जब हम लोग नजदीक से जाएंगे, अगर आप देखोगे तो इस वायर का सबका नाम दिया हुआ है। लेट इट फर्स्ट कम, हाँ, देखिए इस वायर का नाम है, क्या नाम है इसका? फ्लैग यूरोप एशिया, ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला वायर है। इस वायर का नाम सी मी, सबका अपना नाम दिया हुआ है फॉर फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर अदर पर्पस, राइट? लेकिन सारे वायर्स वेल नेम्ड हैं और सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना? कभी भी कुछ भी अगर ब्रेक होता है, सब ये ओशियन के अंदर में, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, देख रहे हो कितना मेहनत लगा होगा चीजों को करने में, राइट? एवरीथिंग दे हैव। तो ये वायर किसका है, गूगल का है? ये वायर अपना किसी गूगल का ऐसा करके नहीं होता, इसमें सारे लोग अपने अपना इन्वेस्ट किए। हाँ, तुम बोल सकते हो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुम्हें दे रहा है AWS, ठीक है, एज्योर, ये जो तुम्हें दे रहा है, या तुम्हें गूगल का भी उसमें पार्टनर, राइट? गूगल प्लेस होल्डर्स है, राइट? सो एवरीबॉडी हैव कंट्रीब्यूटेड हियर, किसी एक का नहीं है, ये सबका कंट्रीब्यूशंस है। और अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद AWS, अपना सबमरीन्स में बोल रहा हूँ, अपना सी वायर्स को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को फैला रहा है सब जगह पे, अपना खुद का पर्सनल, और बहुत हद तक फैला दिया है। जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अपना फैला हुआ, मैं तो ये कॉमन दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये ग्लोबल इंटरनेट का वायर्स है, राइट? लेकिन पर्सनल जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनका अपना सब कुछ बिछा हुआ है, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मतलब सर ये AWS, ओपन सोर्स है सर, सभी के लिए है। अगर मैं AWS पे जाऊं, AWS रीजन एंड एबिलिटी जोन, जस्ट मोमेंट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू ओवरव्यू। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा इस मैप में,
ठीक है। इस मैप में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो स्पॉटेड हैं, ये जो स्पॉट है, ये सारे जो तुम्हें जो स्पॉट दिख रहे हैं, राइट, ये इसका डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर होता है ये, मैं अगर पहले तुम्हें बता दूं डाटा सेंटर, व्हाट इज डाटा सेंटर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट मी ओपन। पहला इंडिया में तो शायद से बेंगलोर और मुंबई में। उस दिख जाएगा वहां पे मैप में। सबसे पहले तो तुम्हारा कंप्यूट होगा। कंप्यूट, मल्टीपल कंप्यूट मिलके एक डाटा सेंटर क्रिएट करता है। ठीक है। डाटा सेंटर, जैसे कि अगर तुम जाओ यहाँ पे गूगल में टाइप करो AWS डाटा सेंटर, और यहाँ पे तुम इमेजेस में जाओ, ये दिख रहा है यस काइंड ऑफ नंबर ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है? सारा ये जो तुम्हें ये सारा कुछ जो दिख रहा है, तुम्हें एक कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सारे सर्वर मिलके एक डाटा सेंटर हम लोग बोलते हैं। अगर तुम्हें डाटा सेंटर का कुछ बिग पिक्चर अगर मुझे कहीं मिल गया तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। लेट मी, अमेज़न ओन डाटा सेंटर, ये पूरा जो तुम्हें दिख रहा है ये एक डाटा सेंटर हो गया। एक डाटा सेंटर के अंदर में क्या होंगे, नंबर्स ऑफ कंप्यूट होंगे, राइट। बहुत सारे सर्वर्स होंगे जिसमें अपना रैम होगा, जिसका अपना हार्ड डिस्क होगा, जिसका अपना कंप्यूट होगा, सीपीयू होगा, राइट। तो सारा जो मिलके जो एक जो कलेक्टिव जो बोल रहे हैं उसको हम डाटा सेंटर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? यस सर। बाकी लोग क्लास में क्या कर रहे हैं? साक्षी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? वन इन क्लास? हेलो, आई गेस ही इज नॉट अवेलेबल हियर। नलिन तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये जो है तुम्हें डाटा सेंटर ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, या कलेक्टिवली हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारा जो सर्वर्स का जो भी हार्डवेयर है, सीपीयू है, रैम है, और भी बहुत कुछ होंगे, पोर्ट्स होंगे, वर्चुअल हार्ड डिस्क होगा, और कार्ड्स होगा, नेटवर्क इंटरफेस होगा, जो भी तुम हार्डवेयर इमेजिन कर सकते हो, जो कि एक कंबाइनली जिसे एक सर्वर बोलते हैं, उसके कलेक्शंस को हम डाटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब नंबर ऑफ कंप्यूट आपका एक जगह पे कलेक्टिवली बहुत हाई लेवल पे होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाटा सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है ना? और ये डाटा सेंटर जो होगा, ये अगर इसको हम अगर डाटा सेंटर बोले, तो डाटा सेंटर, बहुत सारे डाटा सेंटर्स के मिलने से, बहुत सारे डाटा सेंटर्स, मान लो कि एक ये डाटा सेंटर हो गया, इस तरह से नंबर ऑफ डाटा सेंटर का जो मिलेगा, बहुत सारे डाटा सेंटर्स के मिलने के बाद एक बनेगा एवेबिलिटी जोन। इसको क्या बोलते हैं, जोन। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और बहुत सारे एवेबिलिटी जोन, मतलब कि मैं ऐसे अगर बात करूं, मैं डाटा सेंटर को डीसी लिख रहा हूं, ठीक है ना, DC1, DC2, DC3, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ने पे इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एजेड, अवेबिलिटी जोन। और एबिलिटी जोन। हाँ, यस तो ये मान लो एबिलिटी जोन 1 हो गया ये, मान लो इसी तरह से फिर दूसरा अवेबिलिटी जोन हो गया 2, अवेबिलिटी जोन हो गया 3। इसको कंबाइंड, इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये तीनों एक जगह पे होगा तो इसको बोलेंगे रीजन। आया बात समझ में? डाटा सेंटर क्या है? डाटा सेंटर इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। कंप्यूट, मेनी कंप्यूट। हाँ, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ सर्वर्स एक डाटा सेंटर होगा, नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स मिलके क्या बनाया, अवेबिलिटी जोन। ठीक है। और नंबर ऑफ अवेबिलिटी जोन मिलके क्या बना, एक रीजन। ये सबको क्लियर है कि मैं दूसरे ढंग से बताऊं? पहले ये बता दूं, क्लियर है सर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अभिषेक क्लियर है? नो सर, एकदम क्लियर है। ठीक है ना? अभी अभी तक सही है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, तो यहाँ तुम्हें दिखा होगा
अरे तुम्हें यहाँ दिखा होगा कि जितने भी ब्लू स्पॉट दिख रहे हैं ना, देखो क्या लिखा हुआ है, टोक्यो। टोक्यो के इस पॉइंट पे ये तुम्हारा एक रीजन है। टोक्यो क्या है? एक रीजन है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर जाके रीजन एबिलिटी जोन में जाता हूँ, देन इट विल बी गुड आई गेस। खोलने दो इसको। हम्म अभी हम अगर जो एबिलिटी जोन की बात करें, तो अभी हम एशिया पैसिफिक पे अगर बात करें, तो अवेबिलिटी जोन कहाँ कहाँ पे है? एक है तुम्हारा हैदराबाद में, ये रीजन। एक रीजन तुम्हारा हैदराबाद में है। रीजन किस चीज से मिलके बनता है? नंबर ऑफ जोन से अवेबिलिटी जोन से। यहाँ पे क्या availability लिखा है? zone। अवेबिलिटी जोन 3 है। मतलब हैदराबाद रीजन में 3 अवेबिलिटी जोन है, और हर एक अवेबिलिटी जोन में बहुत सारे डाटा सेंटर्स होंगे। Yes, ये हायरार्की क्लियर है ना? इंडिया में हैदराबाद में एक आपके पास रीजन है जिसका नाम है हैदराबाद। हम AWS की बात कर रहे हैं, ठीक है? उस हैदराबाद रीजन में 3 अवेबिलिटी जोन है, ठीक है? क्या कि यहाँ पे तो लिख रहा है 3 अवेबिलिटी जोन है, ठीक? और इन सारे yes, एबिलिटी जोन में अपना अपना मल्टीपल डाटा सेंटर्स होगा, बिकॉज मल्टीपल डाटा सेंटर्स को कलेक्टिवली एक जोन बोलते हैं, राइट? और वहां पे 3 जोन थे। अगर मैं बात करूं तो yes, मुंबई आपके पास एक दूसरा रीजन है इंडिया में, ठीक है? मुंबई में आपके पास 3 एबिलिटी जोन है। लोकल जोन की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? मुंबई एक yes, रीजन है जिसके अंदर 3 एबिलिटी जोन है, ठीक है? तो इंडिया में 2 एक्चुअली आपके पास रीजन अवेलेबल हैं AWS के, ठीक है? yes, sir, अगर हम लोग बात करें ऊपर में चाइना की, चाइना में एक बेजिंग में है। क्या है? बेजिंग में एक रीजन है। Beijing, बेजिंग में एक yes, sir, रीजन है जिसके पास 3 एबिलिटी जोन है। यहाँ अगर बात करें तो कोई एक सिटी है निक्सिया, चाइना का ही होगा, जिसके पास अपना एक, इसके पास अपना रीजन है, ठीक है ना? अगर यहाँ जापान की बात करें तो टोक्यो में है एक आपके पास क्या रीजन। टोक्यो एक रीजन है। कब लॉन्च हुआ था? 2011 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना? ये अपना AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओस्का में है, ठीक है ना? सियोल में है। अगर हम लोग इसे सिर्फ, अब हम लोग अभी एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थाईलैंड में अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है। थाईलैंड में कमिंग सून है। जो रेड डॉट है वहां पे आ रहा है, जो ब्लू डॉट है वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंगापुर में है। कब से है? 2020 से है, सॉरी 2010 से है। सिंगापुर में कब से है? 2010, 2010 से अवेलेबल है। 2010, सारे मैप तुमको दिखेगा। जकार्ता, जकार्ता में भी 2021 में ही लॉन्च हुआ है, बहुत अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है ना? तो ये yes, सिर्फ एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया से अगर बाहर जाने का तुमको मन है, कहीं और देखने का मन है, मान लो यूरोप में देखने का मन है, यूरोप में कहाँ कहाँ पे है? यूरोप में देखोगे तो तुमको यूरोप में देखो कितने सारे हैं। यहाँ पे मिलन में है, जूरिस में है, यहाँ पे तुम देखोगे तो लंदन में है, आयरलैंड में है, स्पेन में है, ठीक है ना? ये सारे यूरोप के हैं। अगर तुम मान लो कि USA की बात करोगे तो हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में है, राइट? यहाँ पे भी तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है। कनाडा सेंटर्स में है, यहाँ पे US ईस्ट में है, यहाँ पे UO में है, सब सिटी है। कनाडा वेस्ट में आने वाला है। तो ये सारा जो मैं तुम्हें मैप में दिखा रहा हूँ, ये सारे डाटा, सॉरी, ये सारे रीजन अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। किसके? तुम्हारे AWS का। और हर AWS, एक रीजन के अंदर में बहुत सारे एबिलिटी जोन पड़े हुए हैं। उन एबिलिटी जोन के अंदर में बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं। उन डाटा सेंटर्स में बहुत सारे सर्वर्स हैं। उन सर्वर्स के अंदर हमें कुछ काम करना है। बात समझ में आ रहा है? yes, sir, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो अभी AWS पे तुम अगर देखोगे तो कौन कौन सा वेबसाइट रन हो रहा है या कौन कौन सा बिग प्लेयर है, तो तुम्हें नासा पता होगा, राइट? नासा का सारा जो प्रोजेक्ट या जितने भी yes, sir, उसके वेबसाइट हैं, सब AWS पे होस्टेड है, ठीक है ना? नेटफ्लिक्स तुम सुने होगे, नेटफ्लिक्स का पूरा वेबसाइट से लेके सारा डाटा सेंटर उसका AWS पे होस्टेड है।
ड्रॉप बॉक्स सुने होंगे, एयर बैक बस सुने होंगे। मेन ही मतलब कि AWS इज अ बिग प्लेयर टुडेज मार्केट, ठीक है ना। अगर AWS की मैं बात करूं तो इसका कैपिटल शेयर मैंने पहले भी बताया है कि इज द लीडर इन क्लाउड प्लेटफॉर्म। सबसे पहले AWS है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, और सबसे पीछे भी गूगल चल रहा है, ठीक है ना। अमेजन का कौन सा प्रोडक्ट हो गया? सर AWS हो गया। ड्रॉपबॉक्स तो खुद ही सर ड्रॉपबॉक्स तो खुद ही क्लाउड मतलब स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना। तो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है ड्रॉपबॉक्स, तो कहाँ पे रखता है वो डाटा तुम्हारा? वो वही AWS के डाटा सेंटर पे रखता है। हाँ सर, मान लो कि वो मतलब वो सर्विस प्रोवाइड अमेजोन से करा लेके रहा है, वो खुद भी हाँ वही बस काम कर बस, रहा है। जी जी जी, आपका डाटा को अच्छा, वो क्या कर रहा है, आपसे ले रहा है, और आपको जो क्लाउड दे रहा है वो अमेजन के थ्रू दे रहा है। अमेजन के का डाटा सेंटर्स का यूज कर रहा है और आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बात समझे ना। आपको डायरेक्टली लेना होगा तो आपको तो अमेजन यस का सर। सर्वर सेटअप करना पड़ेगा ना। वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना ड्रॉप बॉक्स। अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के जितने भी यस वीडियोस हैं, जितना भी इसका साइट है, वेबसाइट है, जितने भी इसके डाटा है, सब कुछ कहाँ पे है? अमेजन पे है, ठीक है। अमेजन वेबसाइट पे है, सॉरी वेब सर्वर्स पे है। बात समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? क्लियर है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सबको? मीन्स कि क्या चल रहा है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। अगर बात करें AWS का, मतलब कि यूजेस क्या, क्यों यूज करना इसको जरूरी है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको अगर मान लो कि स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सपोज करो कि आपके पास आज आपको सिर्फ 2 सर्वर का यूज है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 2 सर्वर आपने खरीद लिया AWS से। खरीद लिया बोले तो रेंट पे ले लिया। आपको मन किया कल दिवाली आने वाला है, आपको 4 2 नहीं, आपको 6 सर्वर का जरूरत है, आपने तुरंत क्या किया, 6 सर्वर को ले लिया। फिर दिवाली खत्म हो गया, आपको पता चल गया अब तो मार्केट में उतना भीड़ नहीं है, मेरे लिए रिक्वेस्ट नहीं आएगा, तो फिर से आपने क्या किया, 4 सर्वर को हटा दिया। तो इट्स काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, राइट। अपने यूज के अनुसार आप क्या कर रहे हो, चीजों को अपने अंदर इनबाउंड कर रहे हो और आउटबाउंड कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है सबको? अब आप हार्डवेयर खरीदते तो आप अगर 6 हार्डवेयर खरीद लिए तो आपको 6 को रखना पड़ेगा ना, यूज हो चाहे नहीं हो। लेकिन यस सर। आप जब क्लाउड के मेंटेन थ्रू जा रहे हो तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। पहला चीज, ठीक है ना। ये समझ में आया सबको? अब दूसरा चीज अगर हम लोग जाएं यस तो सर। इसका 2 3 चीज मैंने बता दिया कि AWS का रीजन क्या क्या, रीजन्स किसको बोलते हैं, AWS का एबिलिटी जोन किसको बोलते हैं, और AWS का डाटा सेंटर्स क्या होता है, ये सबको पता चल गया। यस सर। अब जब हम लोग AWS, अगर मैं अब जाऊं थोड़ा सा कंसोल पे मैं जाता हूँ। लेट मी लॉग इन टू द AWS कंसोल। ये कंसोल क्या है, फेसबुक की तरह ही तो है। सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और यू कैन गेट इनसाइड योर प्रोफाइल, ठीक है ना। जस्ट काइंड ऑफ अ फेसबुक और अमेजन, सॉरी फेसबुक की तरह तो मुझे लग रहा है ये। और इसमें कुछ खास है नहीं। लेट मी कनेक्ट विथ माय AWS। सर फेसबुक किस पे चलता है सर। फेसबुक का तो नहीं पता किस पे चलता है, गूगल पे सर्च करके देख लेना। ये मेरा रूट अकाउंट है। हम्म। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा इस एरो में, देखो इस एरो में क्या है, हाँ सर, यूएस एक ईस्ट। और बात सर, रूट हम्म। अकाउंट और एक और अकाउंट आ रहा था, तो आ क्या रहा है, धीरे डिफरेंसेस है धीरे सर। बता रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है अभी। सब कुछ बताएंगे, यूजर यस कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन क्या है क्या नहीं है, अभी सब होगा। तुम लोग अपने मन से लॉगिन करके कुछ करो मत, ठीक है ना। अभी मेरा बात सुनो, उसके बाद करना जो भी करना होगा, ठीक है। धीरे धीरे बात करते हैं, एक एक करके, स्टेप ठीक बाय है सर। स्टेप। अभी जब तुम कभी अपने पोर्टल पे आओगे, जब तुम लॉगिन करोगे, जैसे भी रूट अकाउंट से ही लॉगिन किए होगे माइट भी, तो जब तुम करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये डैश। जब इस पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको दिखेगा यूएस ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट, ओयो, यूएस वेस्ट, नॉर्थ कैलिफोर्निया, एशिया पैसिफिक, ठीक है ना, मुंबई, ओकिया, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। ये सारा कुछ जो तुमको दिख रहा है, ये तो रीजन्स है ना, जो हम लोग देखे थे। ये रीजन्स है, राइट। यस सर। दीज आर द रीजन्स विच वी हैव सीन। यूरोप में फ्रैंकफर्ट में था, आयरलैंड में था, लंदन में था, पेरिस में था, एम्स्टर्डम में था, राइट। सो दीज आर द रीजन्स विच वी कैन सी हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन आता है, जब आप रीजन्स पे क्लिक करते हो तो आप अपने प्रोफाइल में उस रीजन के लिए कस्टमाइज हो जाते हो। मतलब कि आप, अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, 1 मिनट, लेट मी कम इट अप, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। मैं मान लो अभी नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, मुझे मुझे मान लो मुझे रीजन मुंबई में जाना है। एशिया पैसिफिक मुंबई लिखा हुआ है।
व्हेन आई विल क्लिक एशिया पैसिफिक मुंबई, तो जो अभी पोर्टल ओपन होगा ये एशिया पैसिफिक मुंबई के लिए कस्टमाइज्ड है। अब मैं यहाँ पे कोई भी रिसोर्स क्रिएट करूंगा, कोई भी सर्वर क्रिएट करूंगा, कहाँ पे वो क्रिएट होगा? एशिया पैसिफिक मुंबई वाले में। मैंने जो डायग्राम में आपको दिखाया था, ये एशिया पैसिफिक मुंबई में जाइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा ये इस रीजन के अंदर में आपका सर्वर क्रिएट होगा। दिख रहा है सबको? अरे बोलो यस या नो, यस सर। आ रहा है समझ में? तो बाकी अभिषेक तुमको नहीं आ रहा है क्या? प्रॉब्लम है समझने में? यस सर, ऐसा नलिन ठीक है, अभिषेक तुम्हारा यस सर। ठीक है? अभी अभी तक सही चल रहा है? ठीक है। तो जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हो, पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे चूज करते हो मुंबई, तो मुंबई के अंदर में अब जो भी यहाँ पे सर्विसेज या सर्वर्स आप क्रिएट करोगे इस वेबसाइट के थ्रू, जो हम लोग आगे देखेंगे, वो कहाँ पे क्रिएट होगा? वो आपका मुंबई में क्रिएट होगा, सबसे पहला बात। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सर्विसेज क्रिएट करने के पहले मैं बस यही दिखाना चाह रहा था कि ये जो एरिया है ये सारा रीजन लिस्ट हुआ है यहाँ पे। आप जो भी रीजन हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? जिस भी रीजन पे आपको काम करना हो। रीजन चूज करने के लिए भी मल्टीपल फैक्टर्स है कि कौन से रीजन पे चूज करके कब सर्वर बनाना है, कब नहीं बनाना है। दोज हैव द अदर कॉन्सिक्वेंस, और उसका भी पॉइंट है कि कब कहाँ कहाँ क्या बनाना है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेक्शंस में रीजन शो करते हैं, बस अभी मुझे ये बताने का मेरा मोटिव था। यह सेक्शन आपका रीजन को शो कर रहा है, अभी के लिए बस इतना ही जानना है। दूसरी बात, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप लॉग इन करते हो एज अ रूट यूजर, ठीक है ना? क्या करते हो आप? मैं मान लो साइन आउट करता हूँ, लेट मी साइन आउट। क्या हुआ? साइन आउट होने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हो रहा। होल्ड अ मिनट, जब तक साइन आउट हो जाए। नेटवर्क, ठीक है, साइन आउट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू द कंसोल, दिख रहा है सबको? व्हेन यू विल क्लिक हियर, यस वन पेज, यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। नेट स्लो हो गया मेरा, आई डोंट नो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, रूट यूजर, IAM यूजर, राइट? मान लीजिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ, रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ। रूट यूजर से लॉगिन करने का मतलब, जैसा आपका लिनक्स सर्वर में रूट यूजर था ना, दैट्स ऑनर, उसके पास सारे प्रिविलेजेस थे टू डिलीट दिस अकाउंट आल्सो। रूट यूजर के पास एवरीथिंग है। यस सर। अकाउंट ऑनर लिखा हुआ है, देखो, अकाउंट ऑनर दैट परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब कुछ भी कर सकता है, ही हैव एवरीथिंग। और आई एम यूजर इज यूजर विद इन अकाउंट दैट परफॉर्म डेली टास्क। मतलब जो हम लोग लिनक्स सर्वर पे दो तरह के यूजर्स थे, एक रूट यूजर था और एक और नॉर्मल यूजर था ना, जिसको हम लोग एक्सेस देते थे, परमिशंस देते थे टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे भी दो तरह के यूजर्स हैं। एक तो रूट यूजर है, दैट इज अ सुपर यूजर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। ही इज अ होल सोल ऑफ दिस अकाउंट, जो भी आपने क्रिएट किया है, रजिस्टर्ड किया है, द होल सोल ऑफ द ऑनर ऑफ दैट अकाउंट इज अ रूट यूजर, ठीक है ना? लेकिन रूट यूजर में लॉगिन करने के बाद आप मल्टीपल यूजर क्रिएट करते हो टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि अब कोई यूजर है, कोई डाटाबेस एडमिन है, तो डाटाबेस एडमिन को तो बस डाटाबेस का ही काम करना है ना। उसको तो हम ऐसा परमिशन देंगे कि बस डाटाबेस ही देख सके, वो उसको क्रिएट कर सके, उसको डिलीट कर सके, उसको मैनेज कर सके, राइट? अगर मान लो कि कोई बंदा है जिसका काम सिर्फ सर्वर्स पे है, AWS, सॉरी, मतलब ऐसा समझो कि कोई एक स्पेसिफिक सर्विस पे है, एक सर्विस का नाम है EC2। EC2 एक सर्विस है, कंप्यूट सर्विस है। मान लो कि कोई तुम्हारे कंपनी में कोई एक बंदा है जिसको जिस टीम का सिर्फ काम उसी सर्विस से रिलेटेड है, तो तुम एक यूजर क्रिएट करोगे जिसमें उस यूजर को सिर्फ उसी सर्विस के लिए एक्सेस दोगे, दूसरे के लिए एक्सेस नहीं दोगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? गेटिंग और नॉट? यस यस सर। मान लो यस कि अभी हम गेटिंग। रूट यूजर पे क्रिएट किए, ठीक है, रूट यूजर में हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद मान लो ये स्लो है, HTTP RG
आई गेस गलत हो गया। एफ मैन, आपका सर स्क्रीन लैग कर रहा है। सॉरी, सर मतलब स्क्रीन लैग कर रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है पर धीरे बहुत आ रहा है। अच्छा, स्लो हो जा रहा है। अभी क्या दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा है सर, अभी सही दिख रहा है, पासवर्ड डाल रहा है। ठीक है, अभी IMF, जस्ट अ मोमेंट। ये क्या अभी दिख रहा है तुम्हें? ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका एक वर्ड है ना, मल्टी फैक्टर मल्टी ऑथेंटिकेशन, राइट? फैक्टर को इसमें क्या होता है? आपके पास जो कोड आता है, आपको उसको कोड को इसमें डालना होता है, राइट? लेट मी लॉग इन फर्स्ट। मैं क्या करूंगा, मैं यस सर। रूट यूजर से लॉगिन करके मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, उस यूजर के थ्रू मैं लॉगिन करूंगा। क्या करना है, हमें पहले रूट यूजर से लॉगिन कर लेना है। इसका इसका ईमेल आईडी और इसका पासवर्ड को अपने पास रखना है। आपका जो अकाउंट आईडी है इसको याद रखना है। ये आपका अकाउंट आईडी है। क्या है आपका? ये अकाउंट आईडी है 3437-6026-8901। ये आपका यूनिक अकाउंट नंबर है, ठीक है ना? क्या है आपका? ये यूनिक अकाउंट नंबर। जब बैंक में खाता खुलवाते हो तो एक अकाउंट नंबर मिलता है ना, उसी तरह से आपका जब अपने आप जब यहाँ पे अपने प्रोफाइल यस सर। क्रिएट किया है, आपने जब अपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो ये यूनिक नंबर आपको दिया गया है, ठीक है ना? ये यूनिक नंबर है। अब सपोज करो कि मुझे एक यूजर क्रिएट करना है। अब ध्यान से सुनो कैसे क्रिएट होगा यूजर। अगर मुझे इस पोर्टल के लिए, मान लो कि ये तुम्हारे कंपनी का पोर्टल है, ठीक है ना? कंपनी का ही AWS अकाउंट है, तुम रूट यूजर से एंट्री किए हो, तुम्हारे पास टास्क है कि आपको एक यूजर क्रिएट करना है फॉर कोई टीम के लिए। उस यूजर का क्या है, उस यूजर को कुछ रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस देना है कि वो क्या कर सके। सिर्फ मान लो कि EC2, एक EC2 क्या है? देखो, मैं EC2 अगर तुम टाइप करोगे, EC2 टाइप करोगे तो EC2 एक सर्विस है। मैं बस एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी ज्यादा समझने का जरूरत नहीं। ये कंप्यूट सर्विस है, मतलब तुम इसमें सर्वर क्रिएट कर सकते हो। इस सर्विस के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिपीट करो। सर्वर क्रिएट। किस तरह का सर्वर? जिसमें तुम्हारे पास जो भी OS का रिक्वायरमेंट होगा। मान लो कि तुम्हें लिनक्स का सर्वर क्रिएट करना है, या तुम्हें मान लो कि विंडो का सर्वर क्रिएट करना है, किसी भी तरह का सर्वर क्रिएट करना है, तुम EC2 के मदद से तुम उस सर्वर को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मेरा नेट स्लो चल रहा है, जस्ट अ मोमेंट। क्या प्रॉब्लम? सबको मेरा कंसोल दिख रहा है अभी? क्या दिख रहा है सबको अभी? यस सर। क्या दिख रहा है अभी? सर अभी दिख रहा है न्यू EC2 रिसोर्सेज दिख रहा है सर। ठीक है। ये जो EC2 के जो पेज पे जो आए हो, यहाँ पे सर्च करके मैंने क्या लिखा, EC2 लिखा और ये पेज पे आ गए। इस पे तुम क्या कर सकते हो? देखो, इंस्टेंट रनिंग 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना? लोड बैलेंसिंग 0 लिखा हुआ है, ऑटो स्केलिंग में कि जो भी इंस्टेंट 0 लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो। जैसे तुम्हारा लैपटॉप में OS चल रहा है ना, यहाँ पे तुम एक इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हें कितना GB का हार्ड ड्राइव चाहिए, तुमको कितना रैम चाहिए, तुमको कितने CPU चाहिए और कौन सा OS चाहिए। तुम सारा रिक्वायरमेंट दोगे और तुम्हें यहाँ पे एक मशीन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम एक मशीन क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे इंस्टेंट की जगह पे 1 लिख देगा, ठीक है ना? और उसके अंदर में जो भी मैंने क्रिएट किया वो आ जाएगा। तो बस मुझे ये समझाना है कि एक EC2 सर्विस है जिसको मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं किस यूजर से लॉग इन किया हूँ, रूट यूजर से लॉग इन किया हुआ हूँ। तभी मैं ये पेज को देख पा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, एक यूजर क्रिएट करने वाला हूँ। अभी तो मैं रूट से हूं ना, मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा। यूजर कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे लिखना है सर्च में IAM। क्या लिखोगे? IAM। IAM के बाद यहाँ पे जाना है, IAM के पास जाना है, IAM के पेज पे जाना है। कहाँ पे जाना है? IAM के पेज पे जाना है। IAM क्या है? एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या नाम है IAM का? क्या है? एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम है। किसका? AWS का, ठीक है ना? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम शायद फुल फॉर्म होता है, माइट बी। एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आपको पहले जाना है IAM के पेज पे, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेगा यूजर क्रिएट करने का, ग्रुप क्रिएट करने का, जो भी करना है, परमिशंस देने का, लेने का, जो भी जो फंडामेंटल चीजें हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा।
लेट मी सी, अगर ये काम, मेरा नेट अगर स्लो है आज। Shit, man. सर वो कौन से पेज पे गए, ऊपर में आपको चार IAM टाइप करना है, दिया IAM। हुआ था ना, क्या हुआ श्री सर? तो IAM के बाद मतलब 4 खुला था ना वहाँ पे, मतलब मैं सर्च दिखा पे रहा हूँ, क्लिक किया। दोबारा दिखा रहा हूँ। नेट ही स्लो चल रहा है, तो मैं दिखा रहा था, 1 मिनट को आने दो। एक मिनट रुको, थोड़ा सा नेट चेंज करता हूँ अपना। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सर्च करना है IAM। जैसे तुम IAM सर्च करोगे, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। साथ साथ नहीं करना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है? मैं बता दूं, आपका ये फ्री टायर में सब कुछ फ्री नहीं है, ठीक है? इट इज ए चार्जेबल। तो जो मैं जहां पे जो भी क्लिक कर रहा हूं, बस आपको वही क्लिक करना है, वही क्रिएट करना है, ठीक है ना? इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, इट विल बी चार्ज यू, ठीक है? फ्री टायर में एवरीथिंग इज नॉट फ्री। मैं पहले वो भी दिखा दूं फ्री टायर में क्या फ्री है, नहीं तो फिर बाद में ये होगा। आप एक बार देखिए यहाँ पे फ्री टायर में व्हाट यू विल गेट एज ए फ्री। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। AWS, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। 12 महीने के लिए आपको चीजें फ्री हैं। व्हाट विल बी फ्री फॉर 12 मंथ। 750 घंटे का EC2 इंस्टेंट फ्री है पर मंथ। 750 घंटे तक आप कोई भी मशीन को रन कर सकते हैं हर एक महीना। Amazon S3 एक सर्विस है, जिसमें लाइक स्टोरेज है। एक स्टोरेज सर्विस है जो कि आपको 5 GB का मिलता है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करते हैं, देन यू विल बी चार्जिंग, मींस AWS विल चार्ज फॉर यू। RDS आपका डाटाबेस का सर्विस है। 750 घंटे महीने के मिलते हैं आपको पर मंथ। आप 750 घंटे इसको रन कर सकते हैं, इसको स्टार्ट रख सकते हैं, ठीक है ना? उससे ज्यादा रखिएगा, इट विल बी चार्जिंग। उसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ओपन सर्च एप्लीकेशन, सॉरी, सर्विसेज हैं, API गेटवे सर्विस है, मेनी मोर सर्विसेज हैं। लेकिन सबकी एक लिमिटेशन है, इन दैट ओनली वी हैव टू यूज। उससे ज्यादा अगर यूज होगा, आपने गलती से कुछ भी क्लिक किया, दैट सर्विस विल स्टार्ट रनिंग। और आप जब आप लॉग आउट भी कर दीजिएगा अपने अकाउंट से, दैट सर्विस विल स्टिल रनिंग ऑन दैट इन योर अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आप लॉग आउट कर दिए कोई सर्विस चालू करके तो वो स्टॉप हो गया। आपने 2 महीने बाद फिर लॉग इन किया, आप देखोगे वो सर्विस 2 महीने से चल रहा है। And then in that time they will charge you. सबको समझ में आ रहा है, यस या नो? सो किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के पहले या कुछ भी इधर उधर क्लिक करने के पहले, बी केयरफुल, ठीक है? फ्री टायर इज नॉट इज लाइक एवरीथिंग इज फ्री, इट्स इज इन लिमिट, यस सर। यस सर, ठीक तो है? मतलब 3 करना है हमें ऐसा। सॉरी अभिषेक। सर वही कि अगर कोई भी चीज बिना अनजाने click किए तो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी सर्विसेज को बिना पहले कहीं पे भी क्लिक करने के पहले यू हैव टू बी डबल चेक। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी क्लासेस में बताया जा रहा है आपको अभी फिलहाल, एज ए इनिशिएटर, एज ए बिगिनर, जहां पे जो क्लिक किया जा रहा है आपको बस वही क्लिक करना है। R&D करने की भी आवश्यकता नहीं है इस पोर्टल पे, ठीक है? डोंट गो विद R&Ds कि ओके इसको भी सर। स्टार्ट करके देख लेते हैं, उसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं, इसको फिर बंद कर देते हैं। इफ यू मिस समथिंग वेयर समवेयर, आपने कुछ गलती से कुछ आपका छूट गया, आप लॉग आउट कर भी दोगे अकाउंट में, बट दैट सर्विस वोंट स्टॉप। आप 8 महीने के बाद ऑन आपने लॉग इन करोगे, आपको दिखेगा वो सर्विस 8 महीने से चालू है। समझ रहे हो? तो दैट विल बी डेंजरस। तो आपको जो बताया जा रहा है बस आपको वही करना है फिलहाल के लिए। तो मैं अभी, हम लोग एक यूजर क्रिएट करने वाले हैं, उस यूजर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है ना? अभी तो हम लोग रूट यूजर से लॉगिन है ना, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, एक यूजर क्रिएट करेंगे, उसको कुछ रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस देंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उस पर सेट करेंगे कि जब वो बंदा यूज लॉगिन करे तो उस पर मल्टीपल फैक्टर्स हो, ठीक है ना? वो सारे चीजें सेट करके हम लोग देखेंगे कि एक यूजर कैसे पहले क्रिएट करते हैं। बेसिक सा पहला चीज है जो हमें करके देखना है, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया, आपको सर्च बार में जाना है, IAM लिखना है,
ठीक है। आप जब यहाँ पे IEM लिखोगे, पहला जो आंसर रिजल्ट आएगा आपको उस पर क्लिक करना है IEM पे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक IEM का पेज ओपन होगा। लेट इट ओपन फर्स्ट। ये पेज होगा, ये ऐसा पेज एक ओपन हो जाएगा, आपको सबको दिख रहा है ये पेज। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यूजर्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूजर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यूजर्स पे जाना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, स्लो है, इट्स टू स्लो। नाउ लेट मी चेक। Let me go to my page. ओके, ये पेज ओपन हो गया। जब आप IEM के पास जाइएगा आपके पास दिखेगा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IEM का फुल फॉर्म क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का आपके पास आइडेंटिटी पेज एंड ओपन हो एक्सेस जाएगा। मैनेजमेंट। आपको एक यूजर क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले यूजर वाले सेक्शन पे जाना है, क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ओवर देयर। मेरे पास ऑलरेडी डमी 3 यूजर्स क्रिएटेड हैं, आप इसको इग्नोर करिए, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, एवरीथिंग विल बी क्लीन। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करना है। क्या करना है? ऐड यूजर पे क्लिक करना है। आप जब ऐड यूजर पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखे क्या आएगा, यूजर नेम। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर का नाम देना है। सपोज कीजिए कि मैं नाम देता हूं, क्या नाम दूं, डेवऑप्स यूजर 1, ठीक है, दिस इज माय यूजर नेम, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, ऐड यूजर टू अ ग्रुप, कॉपी परमिशंस, अटैच पॉलिसी। अभी आपके पास ये ग्रुप भी नहीं दिख रहा होगा, लेट मी डिलीट इट। आपके पास एक ग्रुप भी नहीं होगा बिकॉज आपके पास ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको करना है अटैच पॉलिसी। क्या है ये चीजें? ऐड यूजर इन ग्रुप। आप एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, उस ग्रुप में आप परमिशन अटैच कर सकते हो। तो जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करोगे और उस यूजर को आप उस ग्रुप में डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी उस ग्रुप के पास परमिशन होंगी वो क्या होगा, यूजर को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ये काम कर सकते असाइन हो, हो जाएगा। हाँ साइन हो Yes, जाएगा। या आप कॉपी परमिशन करोगे तो ऑलरेडी जो भी यूजर्स के पास डेमो 1 या संदीप या टेस्ट 1 के पास जो भी परमिशन है, आप मैं डेमो 1 सिलेक्ट कर लूं अगर इसको करने के बाद, तो जो भी डेमो 1 के पास परमिशन है वो किसको मिल जाएगा, जो भी नया यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, डेवऑप्स डेमो 1 कर रहा हूँ ना, डेवऑप्स यूजर 1। yes, तो sir, मैं ये DevOps वाला user। परमिशन सेट, कॉपी परमिशन के बाद मैं अगर कोई भी यूजर सिलेक्ट करूं तो उस यूजर का परमिशन उसको मिल जाएगा जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐड ग्रुप करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो ग्रुप है जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं अगर उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा तो इस ग्रुप के पास जो भी परमिशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो उस यूजर को मिल जाएगा जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और अटैच पॉलिसी, कोई भी AWS में जो भी परमिशन हमें मिलती है वो पॉलिसीज के थ्रू मिलती है। AWS के पास पहले से अभी 1000 ऑफ पॉलिसीज बनी हुई है, मतलब कोई भी सारा काम के लिए। सिर्फ EC2 का मान लीजिए कि पोर्टल देखना है, EC2 का मशीन क्रिएट करना है, या या सिर्फ EC2 में रीड एक्सेस चाहिए, या कोई डाटाबेस किसी को क्रिएट करना है, या सिर्फ डाटाबेस को देखना है, तरह तरह के परमिशंस का जो भी लेबल है ऑलरेडी पॉलिसीज के थ्रू क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड है AWS के थ्रू। आपको सिर्फ उस पॉलिसी को क्या करना है, अपने यूजर के साथ अटैच कर देना सेलेक्ट है। कर। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी सब कुछ मान लो कि मुझे सिर्फ EC2 में रीड ओनली, मेरे को वो चाहिए, हाँ EC2 का रीड ओनली चाहिए। तो EC2 यहाँ पे सर्च करो,
रीड ओनली नहीं, मान लो EC2 का मुझे सारा परमिशन चाहिए, मैंने जैसे ही EC2 लिखा तो मैं देखा वो यहाँ पे इतने सारे पॉलिसीज आ गए, और यहाँ देखो लिखा हुआ है अमेजन EC2 फुल एक्सेस लिखा हुआ है ना। तो मैं जैसे ही अगर इसको सिलेक्ट करूंगा अमेजन EC2 फुल एक्सेस, तो इस यूजर के पास EC2 से रिलेटेड सारे परमिशंस आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं सिलेक्ट करता EC2 रीड ओनली एक्सेस, तो क्या होता है, सिर्फ उस EC2 पे सिर्फ उसको देखने का एक्सेस होता है, उसको क्रिएट करने का, उसको डिलीट करने का एक्सेस इस यूजर के पास नहीं होता। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं क्या करता हूं, ये इस Yes, यूजर sir. में अमेजन EC2 फुल एक्सेस वाला जो है उसको पॉलिसी को क्या करता हूं, अटैच कर देता हूं। ठीक है, अटैच करने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। जस्ट अ मोमेंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी यूजर का देखो, यूजर के पास क्या है, डेवऑप्स अंडरस्कोर यूजर वन यूजर नेम हो गया। कंसोल का पासवर्ड अभी मैंने सेट नहीं किया है। ठीक है, परमिशन समरी में क्या है, अमेजन EC2 फुल एक्सेस इसको मिला हुआ है। ठीक है ना, कहाँ से मिला है, तो परमिशन पॉलिसी से मिला है, ग्रुप से नहीं मिला है, कहीं से यूजर से कॉपी नहीं किए हैं, परमिशन पॉलिसी से इसको मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे टैग है, टैग मतलब लेबल्स। सपोज करो कि मैं इसके मतलब कि इसको पहचान के लिए, इसको सर्च करने के लिए, इस चीज को, इस यूजर को मान लो कि कभी हमको सर्च करना हो या कोई भी काम में यूज करना हो, तो इस की और इसके वैल्यू के थ्रू हमें क्या करना होगा, फिल्टर करने में आसानी होगा। मैं मान लो लिख दिया यहाँ पे डेवऑप्स, जस्ट ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो। टैगिंग इज काइंड ऑफ अ लेबलिंग, मैं इस यूजर के पास एक लेबल टैग कर दे रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी इस लेबल का यूज करना हो तो मैं कर लूंगा। ठीक है ना, जस्ट अ लेबल, एक स्टिकर चिपका दिया इसके सिर पर, जिसका की प्रोजेक्ट है और इसका जिसका वैल्यू डेवऑप्स है। ये ऑप्शनल, आप दो या ना दो, इट्स अपॉन यू। और यहाँ पे मैं कर दिया क्रिएट यूजर। जैसे ही आप क्रिएट यूजर करोगे तो आपका यूजर क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखने लगा डेवऑप्स अंडरस्कोर यूजर वन, एक यूजर दिख रहा है सबको, जिसमें जो कोई भी ग्रुप के साथ अटैच Yes, sir. नहीं है, जो किसी भी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, अभी तक वो कोई भी एक्टिविटी नहीं, बिकॉज अभी तक लॉग इन भी नहीं किया है वो। मैं इस यूजर के अंदर क्लिक करूंगा, मैं इस यूजर के अंदर क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस। एक तो है परमिशंस, इस यूजर के पास क्या परमिशन है, तो अभी आपके पास, इसके पास अमेजन का EC2 का फुल एक्सेस है। ठीक है ना, ये कहाँ से इसको मिला है, डायरेक्टली इसको अटैचमेंट के थ्रू मिला है, मतलब पॉलिसी अटैच्ड हुआ है इसके साथ डायरेक्टली। ठीक है, कौन से ग्रुप में है, तो भाई इसके पास कोई भी ग्रुप में ये बिलोंग नहीं करता है। क्या है, ये कोई ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। टैग में जाएंगे तो टैग में एक टैग हमने इसके साथ अटैच किया है, क्या नाम था उसका, प्रोजेक्ट और डेवऑप्स। तो इसके पास एक टैग है प्रोजेक्ट नाम का, इसका की है, जिसका वैल्यू Project डेवऑप्स है। DevOps. सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, अभी तक तो हमने पासवर्ड चेक नहीं ना किया इसके साथ, तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्या है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। क्या है, नॉट इनेबल्ड, कंसोल पासवर्ड नॉट इनेबल्ड है। अब वो कहाँ जाना है, इनेबल कंसोल एक्सेस, कहाँ जाना है, इनेबल कंसोल एक्सेस, कहाँ जाना है, इनेबल कंसोल एक्सेस में क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड या कस्टम पासवर्ड, जो भी आप दे सकते हो। मान लो मैं कस्टम पासवर्ड देता हूँ, ठीक है ना, कस्टम पासवर्ड में मान लो मैंने दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DevOps@123, मान लो ये पासवर्ड मैंने दिया, देख लो ये पासवर्ड है DevOps@123। ठीक, ये पासवर्ड दिया मैंने। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर मैं यार टिक मार्क कर दूं, अगर मैं ये टिक कर दूं कि यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट द साइन इन, कि मतलब जब भी यूजर इसमें लॉग इन करे इस यूजर से, तो उस समय पोर्टल खुल जाए कि भैया पासवर्ड चेंज करिए आप। मतलब आप एक यूजर क्रिएट कर रहे हो एक टीम के लिए, आप यूजर में क्या करोगे, क्रिएट करने के बाद यूजर का नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, और आप चाहोगे कि जब वो लॉग इन करे तो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। ये नॉर्मल बिहेवियर है ना, ऐसा ही होता है ना हर जगह। तो मैं जब इसमें करूंगा Yes, Yes, sir. sir. यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट साइन इन, तो जब भी ये यूजर को कोई भी लॉगिन करेगा, उसके पास एक पॉपअप आएगा, काइंडली चेंज योर पासवर्ड। आप इसको करो अप्लाई, अप्लाई आप कर दो, एक मिनट। आप इसका जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको .ccv फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। मान लो आपको भेजना होगा ना, आप यूजर क्रिएट किए हो, आप भेजोगे ना भाई कि आपके ये लॉगिन आईडी है, पासवर्ड ये है, तो आप आप इसको .csv फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें उसका डिटेल्स होगा। जैसे कि मैं इस CSV फाइल डाउनलोड हो जाए, मैं दिखा दूं आपको। इसको करो, गेट इट फर्स्ट डाउनलोडेड। शिट मैन, इतना लेट तो नहीं होता, शिट, रहने दो। सर कुछ कुछ फाइल बहुत कम
स्टोर का डाटा का होता है, फिर भी बहुत टाइम क्यों लेता है? पता है नहीं, इसको कस्टम पासवर्ड में फिर से कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। DevOps@123, ये हो गया तुम्हारा इसका पासवर्ड। इसको यूजर मस्ट इंटर व्हेन साइन इन, इनेबल हो गया, अप्लाई कर दो। अप्लाई हो रहा है, लेट इट बी। अप्लाई हो गया है, नो थैंक्स, क्लोज करो। अभी क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में? अपडेटेड नाउ हो गया है, ठीक है। कंसोल पासवर्ड क्या हो गया, पहले डिसेबल था, अब क्या लिख रहा है, अपडेटेड नाउ। लास्ट कंसोल साइन इन अभी तक नेवर है, कि एक बार भी नहीं हुआ है। इस यूजर को अगर साइन इन करना होगा तो ये इसका यूआरएल है। क्या यूआरएल है इसका? ये यूआरएल है जो आपने यूजर अभी क्रिएट किया है, उसको लॉगिन करना अगर होगा तो उसका यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? यहीं पे दिया हुआ है। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? उस यूजर के अंदर, जिस यूजर को हमने क्रिएट किया है, DevOps_user1 के। जब आप अंदर जाओगे आपको समरी में दिखेगा कि इसका जो है कंसोल साइन इन का यूआरएल यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके आप दूसरे ब्राउजर में जाइए। इसमें आपको क्या करना होगा, आप इसमें दूसरे ब्राउजर में जाके आप ओपन कीजिए इसको, इसको लॉगिन को, और इसका इसका यूआरएल को आप पेस्ट कीजिए यहाँ पे और इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करोगे, जैसे ही आप इसमें इंटर करोगे, इट विल बी पॉप अप विथ द लॉगिन पेज। once it let it open। लिख गया, लॉगिन हो गया, लॉगिन पेज आ गया, यस या नो? यस सर। लेकिन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है क्लाउड संदीप 007, इसके जगह पे आपको दिखेगा अपना अकाउंट आईडी 12 डिजिट का। क्या दिखेगा आपको? आपका अकाउंट आईडी दिखेगा 12 डिजिट का। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसको एज इट इज दिखने देना है, ठीक है। आपको अपना यूजर, मैं बता दूंगा फिर ये कैसे आता है, लेट आई विल टॉक यू अगल आगे बता दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस पे लॉगिन करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आपका अकाउंट आईडी दिखेगा। कौन सा? जो मैंने बताया था, जो कहाँ था, जो यहाँ था, ये वाला आईडी, ठीक है, क्लियर? यस तो अब आपको क्या करना है, यूजर आपका नेम क्या था, DevOps_user1, यही था ना? यूजर पासवर्ड 1 क्या था मेरा? DevOps DevOps@123। DevOps@123, यही था ना? जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे, यस सर। क्या बोल रहा है ये? ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है ना? क्यों ये बोला? बिकॉज मैंने वहां पे टिक किया था ना। जैसे ही बंदा यूजर लॉगिन करेगा उसको यस अपना सर। पासवर्ड रिसेट करना होगा। मैं वो टिक नहीं करता तो ये नहीं आता, सीधे क्या होता, लॉगिन हो जाता, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, DevOps@123 के जगह पे मैं चेंज कर दूंगा पासवर्ड। लेट इट लॉगिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है सर। नलिन? यस सर। ठीक है, नेटवर्क ही मेरा बहुत डाउन है, सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, यस सर। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को? नहीं नो सर। सर। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। अभी दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये तुम्हें अब क्या दिख रहा है, कौन सा पेज अभी दिखने लगा सबको? अभी हम लोग कौन से यूजर से लॉगिन हो गए हैं? DevOps_user1। देखो, DevOps_user1 से लॉगिन हो गए हैं ना हम लोग। अभी हम इसको कौन सा परमिशन दिए थे, याद है सबको? EC2 का परमिशन दिए थे ना?
जब मैं Yes, sir, full EC2 access. लिखूंगा, EC2 का फुल एक्सेस था, EC2 जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे सब रिजल्ट आ जाएगा, पहला वाला रिजल्ट पे क्लिक करना, ठीक है। पहले वाले रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये पेज ओपन होगा, लेट इट फर्स्ट ओपन, ये पेज ओपन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मान लो मैं दूसरा सर्विस पे लॉगिन करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, RDS करके एक सर्विस है जहां पे हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। RDS क्या है, मैनेज रिलेशनल Yes, sir. डाटाबेस सर्विस। इस सर्विस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। EC2 क्या था, EC2 जब तुम देखोगे यहाँ पे EC2 लिखोगे तो देखो क्या लिख रहा है, EC2 इज अ वर्चुअल सर्वर इन अ क्लाउड। क्या है, वर्चुअल सर्वर इन अ क्लाउड। जैसे तुम्हारे पास वहां वर्चुअल मशीन था ना, ओरेकल वर्चुअल मशीन, Yes, sir. उसी तरह से यहाँ पे EC2 है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, उसी तरह से EC2 है। उसके डाटा सेंटर के अंदर में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसको EC2 क्या करता है, आपके लिए कॉन्फ़िगर करता है। आपको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, 2 GB का हार्ड डिस्क चाहिए तो एक MB का रैम चाहिए, 2 कोर का CPU चाहिए, जो भी आप इसको बोलोगे ना EC2 को, उसके रिलेटेड कस्टमाइज करके आपको मशीन, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देता है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन चलो इसका तो मेरे पास फुल एक्सेस है, Yes, sir. RDS का फुल एक्सेस है कि नहीं देखते हैं। RDS में जाते हैं, RDS में जाएंगे, क्या कि हम तो अभी तो DevOps यूजर 1 पे हैं। मान लो ये कोई टीम है जिसको तुम ये क्रिएट करके दिए थे कि भैया आप EC2 का आपके टीम का यूज है, आपको मैंने एक यूजर क्रिएट करके दिया है जिसमें आप EC2 पे सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, वो अब RDS में जा रहा है। क्या कर रहा है, RDS में जा रहा है। क्या लिख रहा है देखो तो, यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट डाटाबेस करूंगा, क्या लिखा, Error loading resources. एरर लोडिंग रिसोर्सेज। मीन्स आपको, आपके पास पॉलिसी नहीं है, बिकॉज नो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी अलाउड RDS टू लॉग इन, है ना। तो मतलब आपको इस डेवॉप्स यूजर के थ्रू इसमें लॉगिन का परमिशन नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही मान लो मेरे पास ये है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं रूट यूजर वाला पेज पे जाता हूँ। मेरा ये रूट यूजर का पेज है ना, ये वाला देखो, मैं दो मैंने खोल के रखा है। ये क्रोम पे मैंने खोला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें डेवॉप्स यूजर 1 से लॉग इन हूँ। एक मैंने खोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में खोला हुआ हूँ, जिसमें Edge मैं पे. रूट यूजर से ओपन हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ ना, इस यूजर को मैं वो दे देता हूँ, वो भी दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, RDS का परमिशन दे देता हूँ। देखता हूँ RDS का परमिशन देने के बाद काम करता है या नहीं करता है। लेट मी चेक, ठीक है, लेट्स चेक करता है कि नहीं करता। मैं क्या करूंगा, IAM वाले पेज पे जाऊंगा, IAM वाले पेज पे जाके मैं उस यूजर के अंदर में पॉलिसी अटैच कर दूंगा। यही ना करेंगे जी, देखते हैं। ये डेवऑप्स यूजर 1 था ना हमारा, ये वाले में जाएंगे, इसके अंदर में, इसके अंदर में जाएंगे, और इसके अंदर में जाने के बाद परमिशंस में था ना, Yes, sir. परमिशंस के अंदर में यहाँ पे मैं इसका पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा ना। लेट फर्स्ट कम, यहाँ पे क्या है, 20 रो, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ऐड परमिशन में ऐड परमिशन, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मैं अटैच पॉलिसी करता हूँ फिर से, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, अटैच पॉलिसी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे RDS करूंगा। मैं कहाँ से गया, याद है सबको, मैं फिर से जा रहा हूँ। देखो मैं डेवऑप्स यूजर पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे में Yes, लिखा sir. हुआ है ना, पहले टैब में परमिशंस है। परमिशन में इसमें 2 चीज है इसके पास, अमेजन का EC2 फुल एक्सेस और IAM का यूजर चेंज पासवर्ड। मैं यहाँ पे ऐड परमिशन में क्लिक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऐड परमिशंस। ऐड परमिशन में क्लिक करो, ऐड परमिशन पे क्लिक करो। ऐड परमिशन में क्लिक करोगे तो फिर से बोलेगा आपको क्या इस यूजर को, मतलब डेवऑप्स यूजर 1 को किसी ग्रुप में डालना है। बोलोगे नहीं। आपको क्या इस डेवऑप्स यूजर 1 को कोई परमिशन देना है जो ऑलरेडी किसी यूजर के पास है। तुम बोलोगे नहीं, मुझे कोई पॉलिसी अटैच करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। कौन सा पॉलिसी अटैच करना है, तो आप लिखोगे RDS करके सर्च करोगे तो RDS का रिलेटेड सारा पॉलिसी आ जाएगा। तुमको देखा यहाँ पे लिखा रहा है ना, अमेजन RDS फुल एक्सेस, दिख रहा है सबको, यस या नो, बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। स्क्रीन रुक गया है सर, अभी अभी हुआ। दिखा सर. दिखा, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, अमेजन RDS फुल एक्सेस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये परमिशन पॉलिसी में क्या करोगे, अटैच करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे ना हम लोग। इसमें Yes, sir. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, कौन सा यूजर, इसमें कौन सा पॉलिसी ऐड कर रहे हैं, अमेजन RDS फुल एक्सेस किसको ऐड कर रहे हैं, यूजर का नाम है DevOps_user1। अटैच परमिशन बोल रहा है, कर दें ऐड परमिशन, कर दीजिए। ऐड परमिशन पे क्लिक करो, ऐड हो गया। अब तुम इस यूजर के नीचे जाके देखो, यहाँ पे एक आ गया ना, ऐड हो गया ना, अमेजन RDS फुल एक्सेस, दिख रहा है ना इसके परमिशंस Yes, में। sir. Yes, अब sir. तुम जाओगे इस यूजर के पास और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये खुल जाना चाहिए ना। अब क्या हम तो दे दिए ना इसको परमिशन, इसको करो रिफ्रेश। Yes, sir.
लेट इट रिफ्रेश। देखो खुल जाएगा, क्रिएट डाटाबेस लिख रहा है ना, देखो खुल गया। डाटाबेस पूछ Yes, रहा है sir. आपको कौन सा डाटाबेस क्रिएट करना है, MySQL, ऑरा Yes, sir. MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle MySQL, Microsoft SQL। अब आ गया ना क्रिएट करने के लिए, पहले तो ये नहीं खुल रहा था। मतलब आप इस यूजर को परमिशन सेट दे रहे हो, जो भी परमिशन दे रहे हो उस तरह से बिहेव कर रहा है। तो कभी भी आपको क्या करना है, जो आप रूट यूजर से आप लॉगिन मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी यूजर आप क्रिएट कीजिएगा, सपोज कीजिए कि हमने ये यूजर क्रिएट किया था ना, डेवऑप्स क्या बोलते हैं इसको, डेवऑप्स अंडरस्कोर यूजर 1। आप इसको क्या कीजिए, पूरा एक्सेस देना है ना, आप इसको पूरा एक्सेस दे दीजिए। कैसे दीजिएगा, आप इसको पहले, आप इसको क्या कीजिए, इसको दोनों हटाइए और आप इसको कीजिए रिमूव, दोनों। अरे अरे ये नहीं रिमूव करना, सॉरी, ये करो, इसको दोनों को रिमूव। मैं एक सिर्फ पॉलिसी में बोल रहा हूँ कौन सा अटैच करना है, आप उसको अटैच कर दीजिएगा। कौन सा पॉलिसी मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऐड परमिशन पे जाना है, ऐड परमिशंस पे जाइए, यहाँ पे ऐड पॉलिसी में जाइए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कहीं पे होगा। सर सबसे ऊपर था ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यही फुल ही होगा ये, आई गेस फुल एक्सेस अलाउ। ठीक है, आपको क्या करना है, इस परमिशंस को अटैच कर देना है। क्या करना है आपको, इसको अटैच कर देना है। इसको करो मिनिमाइज और यहाँ पे करो नेक्स्ट, यहाँ पे करो ऐड परमिशन। जब आप इसमें ऐड कर दोगे परमिशन, तो अब आप क्या करोगे, इस यूजर के पास जाओगे, रिफ्रेश करोगे, लेट्स सी इज वर्किंग और नॉट। नाउ इट्स फाइन। एडमिनिस्ट्रेटर भी एक रूट यूजर की तरह ही होता है, इसके पास भी मैक्सिमम टू मैक्स परमिशंस होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, मैक्सिमम सारा परमिशन इसके पास होता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक यूजर बनाना है। उस यूजर को आप देख लिए ना कैसे बनाना है। उस यूजर में आपको क्या करना है, परमिशन सेट, आपको उसको मल्टी फैक्टर, अच्छा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं बताया ना अभी। अच्छा हम लोग क्या करेंगे ना, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी सेट करेंगे कि जब यूजर लॉगिन करे तो आपके मोबाइल में कोड आए लॉगिन करने के वक्त। समझ में आ रहा है ना, कि वो कोड डालने के बाद ही लॉगिन होगा। अभी क्या होता है, अभी सीधे आप मान लो यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा ना आराम से। हमें क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड के बाद एक कोड जनरेट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। उस कोड को आपसे पूछेगा, जैसे कि अगर मैं मान लो, मैं दिखाता हूँ, मैंने जब, याद है मैंने जब रूट यूजर से लॉगिन किया था तो एक कोड मांग रहा था, याद है सबको। यस सर। उस कोड को Yes, sir. इनेबल करना है मुझे, किसमें, इस डेवऑप्स यूजर को भी इनेबल करना है। मान लो ये डेवऑप्स यूजर भी लॉगिन करे तो डायरेक्टली लॉगिन नहीं हो जाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, या आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो सर इनेबल। वो रूट यूजर के ईमेल आईडी पे आएगा ना? नहीं, ईमेल आईडी पे नहीं आएगा, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और गूगल ऑथेंटिकेटर। क्या एप्लीकेशन का नाम है, गूगल ऑथेंटिकेटर। अच्छा अगर अच्छा। आप जब आप जाइएगा गूगल गूगल ऐप पे, ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर होगा, ऑथेंटिकेटर। जब आप प्ले स्टोर पे जाइए, सब कोई मोबाइल खोलो अपना, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके गूगल ऑथेंटिकेटर टाइप करो, गूगल ऑथेंटिकेटर अभी टाइप करो। सब लोग अपना एंड्रॉइड फोन ओपन कीजिए, गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल कीजिए। मैं बताता हूँ कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह का इमेज होगा। सर्च कीजिए गूगल, गूगल ऐप पे, प्ले स्टोर पे, सब लोग फर्स्ट। तो मोबाइल से लॉगिन करता है क्या जी साहब? नो सर। हेलो। हाँ ऋषभ, अभिषेक, नलिन, तीनों से मैं बोल रहा हूँ। आप कीजिए लॉगिन, आई एम सॉरी, मैं मतलब कि इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर।
कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सब कोई? अभिषेक, नलिन बोलो। यस सर, हो रहा है। हो रहा है हो डाउन। गया ठीक है। सर, यहाँ पे ऐड अ कोड का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, बस आपने इंस्टॉल कर लिया ना, इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लिया, वहां पे ऐड आ रहा होगा, राइट? ऐड वैड नहीं करना है, सिर्फ इंस्टॉल करके बताओ जिसका इसका हो गया इंस्टॉल। यस सर, हो गया सर। नलिन तुम्हारा? नहीं नहीं मेरा फोन स्लो है। करो, जल्दी करो, हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिकॉर्डिंग तुम लोग दोबारा देखना, ठीक है ना? जब दोबारा देखोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना? नया चीज है, थोड़ा सा हो सकता है कि चीजें कंफ्यूजिंग हो, बट जब तुम एक दो बार देख लोगे तो तुम्हें फिर वो क्लियर हो जाएगा, जहां तक मुझे बिलीव है। कोई भी चीज जब नया होता है तो थोड़ा सा हैजी लगता है, थोड़ा सा वो जिगजैग टाइप का फील हो रहा होगा, बट एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, जो बता रहे हैं उसको एक बार रिकॉर्डिंग दो बार सुन लोगे तो यूज टू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत हार्ड है, फिर तुमको वो सब कुछ इजी लगने लगेगा, ठीक है ना? हो गया नलिन? मेरा पेंडिंग पे है 18। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, कंसोल एक्स, तुमको जब इस यूजर के पास जाओगे, डेवऑप्स यूजर 1 पे, यहाँ पे इनेबल विदाउट एमएफ है ना, यस सर। इसको इनेबल करना है। जैसे इनेबल पे क्लिक करोगे, तुमसे पूछेगा कैसे करना है, सिक्योरिटी की के थ्रू, हार्डवेयर टोकन के थ्रू, या ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू। तुम्हें क्या लिखना है? ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करना है, जो कि भी हम लोग का है, गूगल ऑथेंटिकेशन हम लोग रखे हुए, राइट? इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में डिवाइस का नाम, कोई भी डिवाइस का नाम यहाँ पे दे सकते हो, मान लो डेवऑप्स यूजर 1 ऑथ, ठीक है? उसके बाद करो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल अ कंप्लीट एप्लीकेशन सच एज गूगल ऑथेंटिकेटर, ड्यूल मोबाइल, ऑथी ऐप, कुछ भी। तो हमने क्या किया, गूगल ऑथेंटिकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। उसमें ऐड बटन पे क्लिक करके सो क्यूआर कोड जैसे ही तुम करोगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा तुमको, तो वो क्या करना है, उस ऐड बटन पे क्लिक करके इस कोड को स्कैन करना है, ठीक है? मेरे मेरे कोड को स्कैन नहीं करना है, ठीक है ना? अपना जो क्रिएट करोगे यस सर। उसको स्कैन करना है, ठीक है? डोंट स्कैन दिस क्यूआर कोड। अपना जब आप कीजिएगा सेम चीज, आपके पास एक आएगा ये क्यूआर कोड, आपको उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो आपका ये जो अकाउंट है आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू क्या करेगा, कंबाइंड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जैसे ही मर्ज हो जाएगा आपके पास दो वहां पे कोड दिखेंगे। कोड मतलब आते रहेगा, हर 30 सेकंड पे क्या होगा, वो रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है ना? वो कोड, तो आपको क्या करना है, उस कोड को यहाँ पे डालना है, दोनों को, एमएफ कोड 1 और 2 को। मैं क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ। लेट मी स्कैन इट फर्स्ट टू ऐड दिस अकाउंट टू माय ऐप। लेट मी ऐड इट। ऑथेंटिकेटर, क्या करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करना है, वहां पे प्लस सिंबल पे क्लिक करना है, स्कैन कोड पे क्लिक करना है। स्कैन कोड पे क्लिक करने के बाद इसको स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करोगे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसका जो भी नंबर होगा, दिख रहा होगा, पहला बार जो दिख रहा होगा उसको डालना है। फिर दूसरा बार जब रिफ्रेश होगा तो उसको डालना है। हमको पहला बार जो दिख रहा है मैं डाल रहा हूँ 09026 9, ये मुझे पहला बार दिखा। अब मैं वेट कर रहा हूँ दूसरा बार उसको रिफ्रेश होने का। जब दूसरा बार रिफ्रेश हो जाएगा जो भी दिखेगा वो डालेंगे, और जैसे ही ऐड आईएमएफ करेंगे तो मेरा अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, आईएमएफ के साथ ऐड हो जाएगा। उसका जब भी ये यूजर लॉगिन करेगा तो उसको वही कोड डालना होगा जो एप्लीकेशन में दिख रहा होगा। बात समझ में आया? यस या नो? यस सर। 8311999 ये मुझे दिख रहा था। मैं ऐड MFA करूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा देखो क्या लिखा है, इनेबल्ड विथ MFA, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर के साथ इनेबल्ड हो गया। अब मैं अगर इस यूजर को लॉग आउट करूं, लेट मी लॉग आउट, साइन आउट फ्रॉम दिस यूजर एंड ट्राई टू अगेन लॉग इन विद दिस डेवऑप्स यूजर 1, आई नीड टू गिव अ MFA कोड व्हाइल लॉगिन। ऐसे अलाउ नहीं करेगा मुझे, मतलब आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दिया, ठीक है ना? आप क्या करो, लॉग इन बैक करो, क्लिक करो लॉग इन बैक पे। जस्ट अ मोमेंट। क्या लिख रहा है आपको,
12 डिजिट का वो मांग रहा है, कोड मांग रहा है। तो 12 डिजिट का कोड क्या था मेरा, तो मैं बताया था ना कि ये दिखना, ये वाला आपको डालना होगा, ये कोड अमेजन आईडी का, ये कोड कॉपी कर लेना, ठीक है ना। इस कोड को कॉपी करके रखना तो सही रहेगा। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं डालूंगा यहाँ पे। आई एम यूजर का नाम क्या था, डेवऑप्स यूजर 1, और मेरा पासवर्ड ये था। मैं लॉगिन साइन इन करूंगा, जैसे ही साइन इन करूंगा बोलेगा ऑथेंटिकेशन फेल, पासवर्ड गलत है, डेवऑप्स लेट मी चेक। क्या गलती कर दी है जी, कोड गलत है क्या? अच्छा, इसको साइन इन करो। जैसे करोगे, क्या मांग रहा है मेरे से, आईएफए कोड मांग रहा है ना। तो मुझे क्या करना होगा, उस ऐप पे जाना होगा और जो भी कोड दिख रहा होगा उसको क्या करना होगा, इसमें डालना होगा। जैसे ही डाल के फिर इसमें सबमिट करोगे, क्या होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। तो अब तुम्हारा पासवर्ड भी कोई चोरी कर लेगा तो जिसके पास मोबाइल होगा वही ना तो लॉगिन कर पाएगा। यस सर। मतलब डबल उसमें हमने कर दिया ना, एक तो यूजर नेम चाहिए उसको, पासवर्ड भी चाहिए। अगर ये दोनों चीज भी उसके पास है तब भी उसके पास वो कोड होना चाहिए जो तुम्हारे मोबाइल ऐप में दिख रहा है। और वो कोड हमेशा हर एक 30 सेकंड पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश होगा। समझ में आया? तो हमें सीख लिया ना, हमने सीखा यूजर Yes, कैसे sir. क्रिएट करते हैं, हमने सीखा उसके साथ पॉलिसी को अटैच कैसे करते हैं, और हमने सीखा कि एक यूजर का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करते हैं। ये 3 चीज हम लोग सीखे। कोई दिक्कत इसमें, यस या नो? सर एमएफए रूट यूजर ही असाइन करता है ना? एमएफए हम लोगों ने रूट यूजर के थ्रू इस यूजर को पे सेट किया। अब हम डेवऑप्स यस सर, मान अंडरस्कोर लीजिए कि यूजर, अगर ये हाँ, यूजर खुद से चाहता तो भी कर सकता था। परमिशंस नहीं है इसके पास। परमिशन जिसके पास होगा वही करेगा। अगर सपोज करो कि मैं क्या ठीक करता हूँ, मैं इस यूजर के थ्रू मैं अगर आईएम में जाता हूँ, आईएम में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आईएम के अंदर में मैं गया इस डेवऑप्स यूजर 1 के साथ, ठीक है ना। अगर मेरे पास परमिशन होगा वी कैन डू, और मैं हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं टू नॉट टू चेंज एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। वी कैन रिस्ट्रिक्ट आल्सो, व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड वी कैन गिव। अब मान लो कि इसके पास सारा कुछ है, राइट। अब मैं यूजर्स में गया, यूजर्स में मैंने यहाँ पे गया, डेवऑप्स में गया, यहाँ पे आईएफ इनेबल दिख रहा है, लेकिन तुमको दिख रहा है इसको एडिट करने का ऑप्शन? नो सर। दिख रहा है? डिलीट आ रहा है, एडिट का आ रहा है। तो वी, और ऐसे भी इसके पास एक्सेस ये सब दिख भी क्यों रहा है, बिकॉज इसको मैंने दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस। वी हैव गिवन दिस डेवऑप्स यूजर 1 को एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो तो यहाँ पे उसको ऐड परमिशन का भी ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है तुमको? तो अभी Yes. जितना हमने किया है इसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत? अभिषेक, नलिन? अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ सेम वर्चुअल मशीन टाइप मशीन इन क्लाउड, और उसको हम लोग अपने लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे। अगले क्लास में क्या एजेंडा रहेगा, हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन बॉक्स लाइक अ लिनक्स बॉक्स इन AWS क्लाउड, और उसको कैसे हम लोग करेंगे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट। ठीक है, टुमारो क्लास वी विल सी, टुमारो मतलब कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ओके सर। यस सर। अभी जो यूजर क्रिएशन मैंने बताया है वो सभी लोग कर लेंगे, हो जाएगा सबसे? यस हो जाएगा ना? सर। यस सर, हम लोग भी सर यही परमिशन देंगे जो आप दिए हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस का देना, एक रूट यूजर के थ्रू लॉगिन करके एक यूजर क्रिएट करना जिसको परमिशन देना होगा एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, और जब भी हम लोग क्लास में कुछ भी काम करेंगे तो वही जो भी यूजर क्रिएट करोगे उसी के थ्रू सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना, रूट यूजर से लॉगिन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। और सर ये वीडियो अपलोड कर देना रेफरेंस में हाँ मैं ये कर दूंगा कि काम। इसको देख के तुम लोग कर लो। ठीक है, Thank ठीक है, चलो आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है सर। चलो बाय। थैंक यू सो मच सर। you so much sir। थैंक यू सर, चलिए।